हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और फुलबेरी जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया इसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसको बर्श भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूकोडर्मा, मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। बेसिकली इसको ऑटो इम्यून बीमारी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि प्रेवलेंट होता है और स्टार्ट तो इसका बड़े हमारी बॉडी के जो विजिबल पोर्शंस हैं, हमारा चेहरा हो गया, हमारे बाजू, हमारे हाथ, हमारे पाँव, इनसे होता है, लेकिन ये फिर फैलता चला जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है मैंने इस तरह के पेशेंट्स तो बहुत देखे हैं, बट मैंने उनका ट्रीटमेंट कभी नहीं देखा। ये मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, बट अगर ये कहा जाए कि ये फुलबेरी और इसके दाग ख़त्म हो जाएंगे, सो ऐसा जो है वो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अभी हम डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, पूछते हैं कि क्या कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। होती क्यों है? हमारी सबकी बॉडी के अंदर एक मेलानाइन, एक पिगमेंट बेसिकली होता है जो हमारी स्किन के कलर को, अगर ये ज़्यादा होगा सो ये डार्कर टोन होगी हमारी स्किन की, कम होगा सो हमारी लेस डार्कर टोन होगी स्किन की। सो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं फुलबेरी के, उनकी बॉडी के अंदर ये मेलानिन उनकी बॉडी के कुछ हिस्सों में बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के उस स्पेसिफिक पोर्शंस पर वाइट धब्बे होते हैं या अक्सर गुलाबी रंग के भी जो निशान है वो देखे जाते हैं। इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खावर हमें आज शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम फुलबेरी की बात करते हैं, होती क्यों है, किन लोगों में ज़्यादा होती है, अभी आजकल कितनी प्रेवलेंट है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और नाइस टू सी यू अगेन। और हमेशा अच्छा आपके साथ शो रहता है। फुलबेरी बहुत कॉमन बीमारी है, इसे हम विटिलाइगो, मेडिकल टर्म है इसकी, विटिलाइगो के नाम से जानते हैं, लिकोडर्मा भी कहते हैं, और फुलबेरी या बर्स उर्दू में कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ये हर स्किन टाइप में होती है, यानी ये कालों को भी हो सकती है, ये गोरों को भी हो सकती है, ये एशियन लोगों को भी हो सकती है, हर स्किन टाइप में हो सकती है। ये मर्दों और औरतों दोनों में तकरीबन एक ही तरह की होती है, यानी इसमें ये नहीं है कि मर्दों को ज़्यादा होती है, औरतों को ज़्यादा होती है, बच्चों को ज़्यादा होती है, ये किसी भी एज में हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट हैं वो 20 साल से पहले उनको डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब फुलबेरी की किस्में हैं, टाइप हैं इनकी, जैसे आपने डिस्कस भी किया कि ये फेस पे बनती है, हाथों पे, पाँव पे, तो इसके पैटर्न्स होते हैं, उस हवाले से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी फुलबेरी के लोग हैं, पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, वो अगर इस पैटर्न को समझ लें तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एक पैटर्न क्या है, जनरलाइज्ड विटिलाइगो, यानी पूरी बॉडी पे कहीं भी वाइट पैचेस बन सकते हैं, तो वो जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है, और मल्टीपल पैचेस जनरलाइज्ड विटिलाइगो के अंडर आते हैं। तो बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जनरलाइज्ड विटिलाइगो होती है, यानी बॉडी में कहीं भी उनके ये पैचेस बन सकते हैं। फिर विटिलाइगो की एक किस्म वो है जिसे हम सेगमेंटल विटिलाइगो कहते हैं। सेगमेंटल विटिलाइगो वो होती है जिसमें बॉडी की एक साइड पे, एक हिस्से पे, एक साइड पे, वो राइट साइड है, वो लेफ़्ट साइड है, उस साइड पे उसके पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वाइट पैचेस बन रहे होते हैं। तो ये सेगमेंटल विटिलाइगो, यानी कुछ लोगों को जिस्म के एक साइड पे होती है, वो राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, कुछ लोगों को जनरलाइज्ड होती है, पूरी बॉडी पे जगह जगह निशान। अच्छा, ये भी जो कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी के विजिबल ऑर्गन्स होते हैं या पोर्शंस होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इज इट सो? जी, तो उसकी टाइप है, बेसिकली उस टाइप की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये हमने भी दो टाइप्स डिस्कस कर ली, एक पूरी बॉडी की है, एक साइड पे राइट या लेफ्ट वाली है, और एक फोकल है। फोकल का मतलब ये है कि कहीं भी एक दो पैचेस बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं होती। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एरियाज़ इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं एक दो पैचेस छोटे छोटे बन गए बॉडी में, उसे हम फोकल कहते हैं। फिर एक टाइप होती है इसे हम एक्रोफेशियल कहते हैं। एक्रोफेशियल, एक्रो का मतलब ये है कि आपके पाँव, हाथ, और फेशियल फेस, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको कहीं पे नहीं होती, उनके हाथों पे होती है, पाँव पे होती है, फिंगर टिप्स पे होती है, और फेस पे होती है। और फेस पे भी टिपिकली आंखों के अराउंड होती है, लिप्स के अराउंड होती है, इन एरियाज़ में होती है। तो ये एक्रोफेशियल है, जो आप जो कह रही थी ना फेस पे और हाथों पे, तो ये एक ख़ास किस्म है। और इनके प्रोग्नोसिस के हवाले से जब बात करें तो वो हम बाद में आते हैं, लेकिन इसकी एक और टाइप है छोटी सी, जिसे हम मिकोजल विटिलाइगो कहते हैं, यानी जो स्किन के अलावा मिकोजा होते हैं, जैसे हमारे लिप्स हैं या प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन एरियाज़ में भी आती है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोग्नोसिस यानी ये जल्दी बेहतर होगी या नहीं होगी, ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो भी इनकी टाइप्स पे मैटर करता है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपसे थोड़ा सा, आपने जिस तरह से इनकी मुख्तलिफ टाइप्स बताई, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये होती क्यों है और किन लोगों में ज़्यादा होती है? ठीक,
इसकी एग्जैक्ट रीज़न अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें नहीं पता। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी आपकी इम्यूनिटी के इश्यूज़ होते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो प्रिवेलेंट है वो जेनेटिक्स हैं, आपके जीन्स में है। अगर आपकी फैमिली में है या आपकी यानी इमीडिएट फैमिली में नहीं भी है तो किसी भी नस्ल में चल रही होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। आमतौर पे अगर फैमिली में अगर है किसी को तो फिर चांसेस हैं कि किसी ना किसी मेंबर को लाजमी होगी, चांसेस हैं, राइट। और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जब आप बड़े होते हैं, पैदाइशी आमतौर पे नहीं होती, किसी ना किसी उम्र के हिस्से पे जो स्टार्ट हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो बेसिकली दे हैव टू डू विद दिस डिजीज। डेफिनेटली वो इसको एक्सपोज करने में या इसको बाहर निकालने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वही है, अगेन वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं या कोई बीमारी है। आम तौर पे जिन लोगों को विटिलाइगो होता है उन लोगों को दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं, उनको थायराइड के इश्यूज़ भी होने के चांसेस होते हैं, और भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मेनली जेनेटिक्स हैं और फिर उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और फैमिली हिस्ट्री वगैरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसमें ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि किसी से लग गई है। बाज़ लोग कहते हैं जी हम कहीं गए, वहाँ पे किसी को ये थी, उसके साथ खाना खा लिया, टॉवल शेयर कर लिया। ये कंटेजियस नहीं है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हर इंसान की बॉडी के अंदर से निकलती है, उसका पर्सनल एक प्रॉब्लम है, ना वो किसी को दे सकता है ना कहीं से उसने ली है। वो जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगी, ये इसमें ऐसा नहीं है। और अगर आपके घर में किसी को है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। खाने की हो गई, टॉवल्स वगैरह, नेल कटर्स, यही चीज़ें होती हैं ना, इनकी शेयरिंग से ये बहरहाल नहीं फैलती। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी सिचुएशंस में ये क्योरेबल है या मुकम्मल उसका ट्रीटमेंट हो जाता है? बिकॉज अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा कभी ठीक नहीं होती, बल्कि होता क्या है कि अगर लिप्स के पास है ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं दोबारा मिली तो आंख के पास हो गई, फिर देखा जिसको मेरे ख्याल में आप मोस्ट लाइकली एक्रोफेशियल कह रहे थे, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो फैलती चली जाती है, हालांकि ट्रीटमेंट भी हो रहा होता है। सो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह लेंगे कि ये बीमारी ऐसी है कि जो खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। हम पेशेंट्स देखते हैं जिनको ये मसला होता है, उन्होंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, कुछ सालों में, कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो कुछ लोगों में अपने आप उनकी बॉडी खुद डिसाइड करती है, उनकी बॉडी के अपने फैक्टर्स इसको हील कर देते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में ये अपने आप भी ठीक हो जाती है, कुछ पेशेंट्स चांसेस आर देयर कि इट इज क्वाइट वेरिएबल, हम कह नहीं सकते चांसेस। इज इट समथिंग कॉमन और रेयर? इट इज कॉमन आल्सो, लोगों की ठीक भी हो जाती है। अच्छा, फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है या सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, उससे उनको बेनिफिट हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना सर्जिकल ट्रीटमेंट हेल्प कर रही होती है, और हर तरह की वो ट्रीटमेंट आजमा चुके होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल उनकी स्प्रेड हो रही होती है। तो इट इज़ क्वाइट वेरिएबल, हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये क्योर होगी या नहीं होगी। लेकिन टिल डेट कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि इससे इसका क्योर हो जाएगा। हम मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। 100% खत्म नहीं होता, वो आपकी अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स है, और अगर वो रिस्पॉन्स, अगर आपकी किस्मत अच्छी है वो हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है अली असगर, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर खावा से? आई रिक्वेस्ट यू अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता करते हैं। पूछना है कि मेरी ना, जी ठीक है मैं करता हूँ 1 सेकंड। बात ये कि ना मेरी बीवी के चेहरे पे छाइयाँ हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे इलाज। अच्छा, मेरे ख्याल में इनका हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं था, बट छाइयाँ हैं तो क्विकली बता दें। छाइयाँ जो हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन में, बहुत कॉमनली हम देखते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद देखते हैं। हमारे यहाँ वाइटनिंग क्रीम, मिक्स फार्मूला क्रीम यूज़ करने के बाद भी ख़वातीन में हो जाती हैं। छाइयाँ भी वो प्रॉब्लम है जिसको हम बेहतर या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास क्योर नहीं है। तो मेडिसन जो भी इसकी ट्रीटमेंट होती है वो लेने से काफ़ी बेहतर या इम्प्रूव हो जाता है। कुछ लोगों का बेहतर भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्योर हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इम्प्रूव हो जाता है। बट आप इसको मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली डाइट का तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल है ना। तो डाइट जिस इंसान की अच्छी होगी तो वो तो फिर आपकी स्किन फ्लॉलेस भी होगी, अच्छी भी होती रहेगी। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो आपने कहा कि ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है जिससे ठीक हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता। अच्छा, मैंने ये सुना, मुझे भी थोड़ा सा इस पर गाइड कर दें कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है जो फुलबेरी के होते हैं कि उनको टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इसमें कितनी हकीकत है, या टमाटर के अलावा और कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, और कौन से ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए? देखिए, ये तो आ जाती हैं अगेन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ्स। तो
तो जब हम साइंटिफिकली बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिर हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसका डाटा हो। ठीक है। तो ये वो बीमारी है जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है। तो फिर इस बीमारी में तरह तरह की मिथ्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती हैं। तो जैसे आपने फूड की बात की, फूड का जनरली इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, जनरली एविडेंस बेस्ड नहीं है। लोग विटामिन सी का भी कहते हैं, टमाटर का भी कहते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। बल्कि आपको हेल्दी जो है ना डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हर तरह की अच्छी डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अजमत अली। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सवाल ये हाथों पर ही है और पाँव पे फुलबेरी है, ठीक है ना। फिर की इस्तेमाल करनी चाहिए जी, ये कोई चेहरे पर नहीं है, जो पाँव पर है और हाथों पर है। कब से है? हेलो जी जी, मैंने कहा कब से है आपको ये इशू? मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप कॉल करते हैं ना तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा स्लो ही रखा करें, फिर हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। बट बहरहाल इनको हाथों और पाँव पर ये प्रॉब्लम है, अभी इनको क्या करना चाहिए? जो हाथों और पाँव की फुलबेरी होती है, एक्रोफेशियल जिसे हम कहते हैं, इनका फेस इन्वॉल्व नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो फुलबेरी की किस्म है जिसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। एक्रोफेशियल वो विटिलाइगो की फॉर्म है जिसमें मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती, किसी हद तक होती है लेकिन अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है। जो जनरलाइज्ड विटिलाइगो है जिसमें सारी बॉडी में होती है उसमें भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता। जनरली मेडिसिन हेल्प करती है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता, और एक्रोफेशियल में भी नहीं आता। लेकिन डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन इसमें हम यूज़ कराते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करती है, यानी आपके जो पैचेज हैं वो बेहतर हो सकते हैं, उनकी रीपिगमेंटेशन हो सकती है। ये भी बात है कि स्प्रेड ना हो, मजीद स्प्रेड ना हो। डेफिनेटली वो कंट्रोल कर रही होती है। तो मेडिसिन का फ़ायदा ज़रूर है कि आपके वो स्प्रेड नहीं होंगे, बेहतर हो जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस हैं, नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है आपको। आपका फिजिशियन ही रिकमेंड डेफिनेटली इसमें। अच्छा, कोई ऐसे स्पेसिफिक विटामिन जिसका इस्तेमाल हर तरह के ऐसे पेशेंट को, विटिलाइगो के पेशेंट को करना चाहिए? देखिए अगेन इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि फूड का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट में रोल नहीं है, लेकिन हेल्दी फूड और स्पेशली विटामिन डी का और विटामिन ई का हम इसमें कहते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहे होते हैं। विटामिन डी का इंटेक करें ज़्यादा और विटामिन ई का इंटेक ज़्यादा करें। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे, और हमारे यहाँ पर ना अक्सर जब हम लाहौर में स्पेशली ये मैंने तो बहुत देखे कि रक्षों के पीछे ना अक्सर एक कोई ना कोई इश्तिहार लगा होता है कि फुलबेरी का यकीनी तौर पर इलाज, दीवारों पर लिखा होता है कि फुलबेरी का यकीनी तौर पर इलाज, 100% शर्ती इलाज। तो मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों के पीछे मत जाएँ, बिकॉज आप हमारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी, उनकी बेटी को आज तक है, अब आप देखें कि वो लोग कितने अमीर और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और उन्होंने मैंने एक दफ़ा एक ख़बर पढ़ी कि वो हमेशा बड़ी कॉन्शियस रहती थी अपनी बेटी के बारे में, और कौन सा इलाज उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन आप वो देख लें आज के दिन तक वो वैसे ही है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग इतने अमीर और सब कुछ अफोर्ड करते हुए भी अगर उनका ट्रीट नहीं हुआ ना, तो हमारे भी लोगों को ना ये देखना चाहिए कि ये इसको आप मैनेज कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से पैसे वेस्ट करेंगे ना तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट हमारे साथ एक और कॉलर अभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता करें, फिर आप अपना सवाल करें। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पूछे सवाल। मेरी वाइफ है जी, फुलबेरी है उसको जी जी, 10 साल से। सही। तो अभी इसका हम क्या करें? अच्छा, आप पहले कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और ये भी बताएं कि फुलबेरी जो है वो जिस्म के किन हिस्सों पर है? एक हिस्से पर है, हाथों पे है, पाँव पर है, किस पर है? आवाज नहीं आ रही है। फुलबेरी जो है वो जिस्म के किन हिस्सों पर है? एक साइड पर है, हाथों। अगर की आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि फुलबेरी जिस्म के किन हिस्सों पर है। आपने आवाज नहीं अपने टीवी की आहिस्ता की, चलें, ठीक है। इस तरह से फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है इस
थैंक यू सो मच नदीम। लेकिन इस तरह से व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीवी के वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता रखकर बात करें। आप बाद में भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। बट डॉक्टर साहब, अगर किसी खातून जिस तरह से इनकी वाइफ को है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, सो अगेन क्या सजेशन होगी? मेरे ख्याल में वो बात तो यही है कि इट्स मैनेजेबल। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, 10 साल से अगर किसी को है तो डेफिनेटली उसके कुछ पैचेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ शायद बड़े भी हों या बेहतर भी हुए हों। तो अगर किसी पेशेंट का कोई एक वाइट पैच बेहतर हो गया है दवाई से या दवाई के बगैर, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो जो विटिलाइगो के पेशेंट हैं, अगर कहीं भी जिस्म में कोई एक पैच उनका इम्प्रूव हो गया विदाउट मेडिसिन या विद मेडिसिन, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव सिम्टम है और उनको होप है होनी चाहिए कि उनका बेहतर हो सकता है। क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जिन पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और 10 साल इज़ लंबा अरसा, अगर किसी को कभी भी बेहतरी आई है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे या इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, आपने कहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर स्पेशली ख़वातीन बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की रंग गोरा करने के लिए ना वो मेडिसन्स लगाती हैं, और यहाँ क्रीम्स जो हैं जो बड़े लोकल फार्मूलाज के साथ तैयार की जाती हैं रंग गोरा करने की, इनका भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कोई रोल होता है? अच्छा, ये बॉडी के अंदर से ये एक रिस्पॉन्स बेसिकली ये तो आपके जो पिगमेंट बनाने वाले सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इनर आपकी जेनेटिक्स है। जो आपने वाइटनिंग क्रीम या मिक्सचर फार्मूला या केमिकल वाली स्टीरॉयड, मरकरी वाली क्रीमों का जिक्र किया है, ये पिगमेंट को कम कर सकती हैं, ख़त्म नहीं कर सकती, राइट? जनरली जो हम यूज़ करते हैं, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रिवेंशन जो हम अगर सब फॉलो करें सो एटलीस्ट हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन है इसकी? देखिए, कोई जेनेटिक्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने आपकी जीन्स बना दिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, ये ऑटो इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं ना, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है समहाउ, तो आप अपनी डाइट को बेहतर करें। स्ट्रेस जो है वो किसी भी किस्म का स्ट्रेस, इस बीमारी का स्ट्रेस, क्योंकि ये बीमारी भी स्ट्रेस देती है, अगर किसी के फेस पे आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं, लोग भी बात करते हैं। लेकिन ये पेशेंट्स को अपने जहन में बिठाना है कि अगर वो स्ट्रेस लेंगे तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है, स्ट्रेस नहीं लेना। अच्छा, एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हमने इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है। हमारे यहाँ पर आजकल डर्मेटोलॉजी की भी 2 टाइप्स हैं ना, एक तो आपकी बीमारियाँ हो गई और एक आपकी अब वो आ गई है एस्थेटिक या कॉस्मेटोलॉजी आ गई है, जिसमें आप हसीन दिख सकते हैं और सर्जरीज करवा सकते हैं। इस तरह वो डायरेक्टली कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आपने जिस तरह से कहा मेडिसिन से इसको बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कोई सर्जरीज ऐसी हैं जो कोई भी बंदा करवा के और वो अफोर्ड भी कर सकता है, सो इसको जो है वो ख़त्म कर ले? कोई ऐसा ट्रीटमेंट सर्जरीज में है या नहीं? देखिए, उसमें सर्जरी में भी ऑप्शंस हैं, उसमें सर्जरीज हैं, सर्जरी में भी ऑप्शंस होती हैं। वो बेसिकली स्किन ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, यानी यहाँ पे स्किन का पिगमेंट है, उस स्किन को उठा के वहाँ पे लगा दिया, या यहाँ पे स्किन का पिगमेंट है, वहाँ से छोटे छोटे पंच हम बायोप्सी कहते हैं, वो उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। पिगमेंट बनाने वाले सेल जब हम वाइट एरिया में लगाते हैं तो वो पिगमेंट बनाते हैं, तो नियर बाई एरियाज़ में भी वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह का है। इसके अलावा सर्जरी तो नहीं हम कहेंगे, उसमें फिर कैमोफ्लेज आ जाता है, माइक्रो पिगमेंटेशन या टैटूइंग की जा सकती है वहाँ पे ना, कि यानी कलर दे दिया जाए टैटू के जरिए या माइक्रो पिगमेंटेशन के जरिए। लोग करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। और ये किसी हद तक रीजनेबल है या? जी रीजनेबल है, लेकिन अगेन इसमें हमें जहन में यही रखना है कि हमने अगर 1 सेंटीमीटर का पैच है उसको हमने कवर कर दिया, अब 1 साल के बाद अगर वो स्प्रेड हो जाता है, 2 सेंटीमीटर बन जाता है, तो एक नया पैच आ जाएगा। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी ये देखें, जो बहुत सी ख़वातीन या मर्द हैं, शादी के बाद हुआ तो चलें वो आपका कोई बात नहीं, बट हमारे यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को, स्पेशली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं देखती थी मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ हमारे साथ पढ़ती थी, उनको ये प्रॉब्लम था। कुछ मेरी जूनियर्स थी, कुछ मेरी फेलोज थी। सो उनके साथ जब ये प्रॉब्लम था, तो अभी देखें अनमैरिड है, हमारे यहाँ पर तो वैसे ही रिश्तों वगैरह के इतने प्रॉब्लम है, और ये हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा है, बल्कि शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चीज़ों को बड़ा आउटर ब्यूटी को प्रेफर किया जाता है। अब जहाँ पर जिसका शादी से पहले प्रॉब्लम आ गया, सो वो एक प्रॉब्लम तो आ गई और वो स्ट्रेस भी बन गया। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि क्या कोई लेकिन अगेन वो भी जो है 100% प्रॉमिसिंग नहीं है। आप कितने एरिया पे सर्जरी कर सकते हैं, कितने एरिया पे, और वो सर्जरी के रिजल्ट्स भी वेरिएबल हैं। लेकिन वही टेम्परेरी इसमें जो हेल्प हो सकती है वो है कि आप बेस लगा लें, कैमोफ्लेज कर लें, कंसीलर लगा लें, फाउंडेशन लगा लें। अगर आपका कोई भी निशान जो है वो बन रहा है, हमारे यहाँ लोग जो है ना उसको ईजी भी ले रहे हैं। डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करती है। मेडिसिन जैसे आपने कहा इसके स्प्रेड को बेहतर कर सकती है, इसको क्योर कर सकती है कुछ लोगों में। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर खावर, हमारे साथ आज शो का हिस्सा